ईयर का BEGLA बेगला 136 इंग्लिश एट वर्क प्लेस का यूनिट 9 जो कि है एटिकेट्स, कल्चरल अवेयरनेस एंड जेंडर परसेप्शन। सो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अब तक अपना ब्लॉक 1-2 कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट 9। सो मेक श्योर कि आप पहले वो 2 ब्लॉक्स कंप्लीट कर लीजिए, तब आप यूनिट 9 पढ़िए, ठीक है। तो यूनिट 9 है हमारा कल्चरल एटिकेट, कल्चरल अवेयरनेस एंड जेंडर परसेप्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहला है हमारा कि व्हाट इज एटिकेट। एटिकेट होता क्या है? द कस्टमरी कोड of polite behavior in society among members of a particular professional group। एटिकेट होता क्या है? एटिकेट मतलब पोलाइट और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, जो कि हम सोसाइटी और वर्क प्लेस में हम जैसा बिहेव करते हैं उसे हम एटिकेट कहते हैं। गुड एटिकेट्स हेल्प्स टू क्रिएट्स इन पॉजिटिव, प्रोडक्टिव एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। अच्छा एटिकेट्स हमें हेल्प करता है कि हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएं, ठीक है। तो अब एटिकेट को हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है प्रोफेशनल अपीयरेंस एंड बिहेवियर कोड और ऑफिस एटिकेट। तो पहला है प्रोफेशनल अपीयरेंस। प्रोफेशनल अपीयरेंस क्या होता है? व्हेन यू स्टेप इनटू जॉब मार्केट, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज क्रिएटेड बाय योर अपीयरेंस एट द इंटरव्यू। तो जब भी हम अपने मतलब जॉब मार्केट में उतरते हैं, राइट, तो हमारा पहला इंप्रेशन जो है वो हमारे अपीयरेंस से होता है कि मतलब हम इंटरव्यू के टाइम कैसे तैयार होके गए हैं, राइट, हमारा ड्रेसअप कैसा है। तो ये सब चीजें हमारा पहला इंप्रेशन बनता है और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये आपने सुना होगा, राइट। तो एट वर्क प्लेस टू, योर अपीयरेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ यू आर परसीव्ड एज प्रोफेशनल। गुड ग्रूमिंग विच इंक्लूड्स मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, मतलब हमें साफ सफाई मेंटेन करके रखनी है, राइट। अच्छे से आयरन किए हुए क्लोथ्स पहन के जाने होंगे, अच्छे से तैयार होके जाना होगा, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा, राइट। तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो, वेयरिंग सुटेबल एंड क्लीन क्लोथ्स, फॉलोइंग ऑफिस ड्रेस कोड, जो भी ऑफिस का ड्रेस कोड होगा वो हमें मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई, कीपिंग हेयर्स एंड नेल्स नीट, हेयर्स और नेल्स को साफ रखना होगा। यूज माइल्ड फ्रेग्रेंस और डिओड्रेंट, मतलब वही परफ्यूम वगैरह यूज करिए थोड़ा सा। कीपिंग फुटवेयर क्लीन, जो हमारे फुटवेयर है उन्हें साफ रखो। वेयरिंग अ प्लीजेंट एक्सप्रेशन, मतलब एक चेहरे पे एक होता है ना कि हमेशा मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए, एक थोड़ी सी स्माइल कह लो, वो कैरी करके चलो, ठीक है। प्लीजेंट एक्सप्रेशन होना चाहिए हमारा, अब ऐसा भी नहीं कि दिन भर सिर्फ हम हंसते रहें, ठीक है, तो वो जोकर जैसा फील होगा, राइट। तो ये प्रोफेशनल अपीयरेंस था। तब चलते हैं बिहेवियर कोड और ऑफिस एटिकेट्स पे, ठीक है। कोड क्या होता है कि मतलब हम कैसे बिहेव करते हैं। दे रखा है इन एडिशन टू योर प्रोफेशनल अपीयरेंस देयर इज अ वे ऑफ कंडक्टिंग योरसेल्फ एट वर्क which refers to as office etiquette। प्रोफेशनल बिहेवियर अपीयरेंस के अलावा देयर इज अ वे ऑफ कंडक्टिंग योरसेल्फ एट वर्क which we refers to as office etiquette, मतलब हम कैसे बिहेव कर रहे हैं ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, उसे हम ऑफिस एटिकेट्स कहते हैं। जैसे से गुड मॉर्निंग टू कलीग्स व्हेन यू एंटर द ऑफिस, मतलब जब हम ऑफिस में एंटर करते हैं तो कलीग्स को गुड मॉर्निंग कहना। से थैंक यू व्हेन समवन ऑफर्स फॉर हेल्प और डज समथिंग फॉर यू, जब कोई हमारी हेल्प करता है या फिर हमसे कोई हेल्प के लिए पूछता है तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। रिमेंबर टू स्पीक सॉफ्टली इंस्टेड ऑफ शाउटिंग और डिस्टर्बिंग अदर्स, मतलब हमारी आवाज जो है वो सॉफ्टली होनी चाहिए, ठीक है। हमें चिल्ला चिल्ला के कोई चीज नहीं बोलनी है, ठीक है। हमारी आवाज से किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। लिसन पेशेंटली व्हाइल अदर्स आर स्पीकिंग इंस्टेड ऑफ इंटरप्टिंग देम, मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो हमें उसे कायदे से सुनना है, ठीक है, उसको इंटरप्ट नहीं करना है बीच बीच में। रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस इवन इफ यू डोंट एग्री विद देम, मतलब जैसे किसी के ओपिनियन को हमें रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। मतलब जैसे हम भले उससे एग्री नहीं करते हैं बट उसकी चीजों को, उसके थॉट्स को हमें रिस्पेक्ट देना है। फिर रिमेंबर टू रिटर्न थिंग्स व्हेन यू हैव बोरोड फ्रॉम कलीग्स, मतलब जब हमने कुछ अपने कलीग से बोरो किया है, उसका कोई सामान लिया है तो उसे वापस जरूर करें, ठीक है, जब हमारा काम हो जाए। कीप योर ऑफिस टेबल क्यूबिकल नीट स्पेशली इफ यू आर शेयरिंग विद समवन, अपने ऑफिस का जो टेबल है उसे नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अवॉइड गॉसिपिंग अबाउट कलीग्स टू अदर ऑफिस वर्कर, मतलब हम अपने कलीग्स की गॉसिप्स नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब चुगली नहीं करना है किसी और ऑफिस के वर्कर के साथ, राइट। अवॉइड यूजिंग फाउल लैंग्वेजेस हाउ एवर एंग्री यू आर, मतलब हमें बेकार की अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी है एट वर्क प्लेस, जितने मतलब चाहे हम कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, ठीक है। लिमिट पर्सनल फोन कॉल्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स टू इमरजेंसी सिचुएशंस ओनली, हमें पर्सनल फोन कॉल्स को भी लिमिटेड रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि हम जाके ऑफिस में वर्किंग आवर में अपने पर्सनल फोन कॉल्स को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जब तक सिचुएशन इमरजेंसी वाली ना हो, ठीक है। और अवॉइड सर्फिंग ऑन नेट चेकिंग योर फेसबुक पोस्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, मतलब दे रखा है कि मतलब हमें ऑफिस वर्किंग आवर्स के टाइम नेट और फेसबुक पोस्ट को चेक नहीं करते रहना है, राइट। फेसबुक पोस्ट नहीं चेक करने, व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं देखने, मतलब वही नेट पे सर्फिंग नहीं करनी है, राइट। तो ये सब चीज़ें हमारी दे रखी थी बिहेवियर कोड। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है एटिकेट। एटिकेट क्या होता है, ठीक है, इसमें हमने 2 चीज़ देखा, प्रोफेशनल अपीयरेंस एंड बिहेवियर कोड, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे
अगले टॉपिक पे मीन्स कि अब दिया है कि हाउ डज एटिकेट बेनिफिट्स यू, मतलब हमें एटिकेट से क्या बेनिफिट मिलती है, ठीक है, हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम किसी से अच्छे से बर्ताव करें या गुड लुकिंग हो, राइट। तो इससे क्या होता है, अब देखो दिया है एटिकेट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम अदर्स इन कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट, मतलब एटिकेट से हम दूसरे लोगों से अलग होते हैं जॉब मार्केट में। गुड सोशल स्किल्स ऑफ विच एटिकेट इज़ अ लार्ज पार्ट हेल्प्स यू मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन इन जॉब मार्केट, मतलब हमारा एटिकेट्स की वजह से हमारा पहला इंप्रेशन जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। हाउ एवर स्किल्ड यू आर प्रोफेशनली, इफ़ यू डू नॉट क्रिएट द impression of being well groomed, mannered and polite, and someone who other office workers could easily get along with, your chance of getting a good job are reduced drastically। वही दे रखा है कि अगर हम प्रोफेशनली कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बट अगर हम हमारा ग्रूमिंग अच्छा नहीं है, हम अच्छे से रेडी होके नहीं गए हैं, ठीक है, वेल मैनर्ड नहीं है, हमें बात करने का तरीका नहीं है, हम बहुत पोलाइट नहीं है, ठीक है, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एंड समवन मतलब जिससे हम हमारा नेचर ऐसा है कि हमसे लोग ईजिली कहते हैं ना कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम लोगों की चीज़ों को समझते नहीं है, हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक है, उनके ओपिनियन को। इससे क्या हमें एक डिसएडवांटेजेस होगी कि हमें अच्छी जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। फर्दर मोर वर्क प्लेस एटिकेट्स हेल्प्स यू क्रिएट अ एंड परपिचुएट अ कंफर्टेबल वार्म फ्रेंडली वर्क रिलेशनशिप विद योर कलीग्स। वही है कि मतलब हम अगर वर्क प्लेस पे एटिकेट से रहते हैं, राइट, कि मतलब अच्छे से रहते हैं, वेल ग्रूम्ड हैं, नीट क्लीन हमारे हेयर्स हैं, हमारे साउंड जो है वो सॉफ्ट है, लाउड नहीं है जिससे दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, राइट, मतलब एटिकेट है हमारे पास, ठीक है, हम एटिकेट में हैं, तो हमारा ये एटिकेट हमें हेल्प करता है कि हम एक कंफर्टेबल वार्म फ्रेंडली वर्क रिलेशनशिप बना सकते हैं हमारे कलीग्स के साथ। तो इसके साथ हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। अब चेक योर प्रोग्रेस 1 दे रखा है, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। क्लासीफाई ईच ऑफ दीज एज एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। अराइविंग लेट फॉर मीटिंग्स, हम मीटिंग्स में लेट जाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, नहीं अनएक्सेप्टेबल है। क्लीनिंग अप आफ्टर यूजिंग द ऑफिस किचन और स्नैक एरिया, राइट, एक्सेप्टेबल है। टॉकिंग वाइल समवन इज मेकिंग हर और हर हिज प्रेजेंटेशन, मतलब कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो हमें बातचीत करनी चाहिए, नहीं अनएक्सेप्टेबल। ऑफरिंग टू हेल्प व्हेन अ न्यू कलीग इज इन नीड, मतलब कोई नया ज्वाइन किया है ऑफिस में और उसे ज़रूरत है तो हमें ऑफर करना चाहिए हेल्प, राइट, तो ये एक्सेप्टेबल है। मेकिंग प्रोमिस टू हेल्प अदर बट नॉट रियली कीपिंग दैम, मतलब हम प्रॉमिस तो कर रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे बट हम उन प्रोमिस को निभा नहीं रहे हैं, राइट, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। तो ऐसे ही आप देख लेंगे 12 पॉइंट्स हैं, इसमें से कौन सा एक्सेप्टेबल है और कौन सा अनएक्सेप्टेबल है वो आप कर लेंगे। फिर चेक योर प्रोग्रेस में नाउ आंसर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रीडिंग पैसेज। व्हाट डज योर अपीयरेंस से अबाउट योर प्रोफेशनल एटीट्यूड, बहुत कुछ पता चलता है। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो अ बिहेवियर कोड, बहुत कुछ है उसके बारे में भी, ठीक है। अब अगला टॉपिक है वोकैबुलरी। अब देख लेते हैं वोकैबुलरी में क्या है। हाँ, तो वोकैबुलरी में क्या दिया है, वी आर समटाइम्स रूड और डिसरिस्पेक्टफुल टू अदर्स और मे जस्ट एम्बेरस देम विदाउट मीनिंग टू डू सो बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज। मतलब हम कभी कभी होता है कि हम बहुत रूड हो जाते हैं, हम बहुत बदतमीज़ी से पेश आ जाते हैं अपने कलीग्स के साथ, ठीक है, जो उन्हें बहुत एम्बेरस करता है, ठीक है, बट हम वो चाहते नहीं थे वैसा करना, बट हमारा इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, मतलब हमने जो लैंग्वेज यूज़ किया, बेकार लैंग्वेज यूज़ किया, या फिर हमारा जो बॉडी लैंग्वेज था वो सही नहीं था, ठीक है, बात करने का। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी से, मतलब हम क्या बोल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एंड द मैनर इन विच वी कम्युनिकेट, और किस तरीके से हम उस चीज़ को, अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरों के साथ वर्क प्लेस पे, वो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, राइट। अब एक चेक योर प्रोग्रेस 3 दे रखा है, इसमें दिया है, इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज यूजेस का मतलब गलत तरीके से कुछ बिहेव किया गया है किसी ने, और द चेंज देम एंड गिव एन अल्टरनेटिव दैट यू थिंक विल नॉट बी रूड, मतलब हमें एक अच्छा वे बताना कि हम इस तरीके को ऐसे भी बोल सकते थे जो कि रूड भी नहीं लगता, ऑफेंसिव भी नहीं लगता और दूसरे सुनने वाले को एम्बेरस भी नहीं करता, राइट। तो अब देखो ए है, समथिंग पीपल सेड दैट वाज अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, मतलब इन लोगों ने कुछ ऐसी बात कही जो कि अनएक्सेप्टेबल थी, ठीक है। फर्स्ट मीना ने कहा शट अप माधुरी यू आर डिस्टर्बिंग मी विथ योर लाउड चार्टर, राइट। तो अब ये ऐसे ना कह के अगर मीना इसे इस तरीके से कहती कि एक्सक्यूज मी माधुरी कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल सॉफ्टली, आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट, मतलब क्या तुम अपनी आवाज़ को थोड़ा सा सॉफ्टली, मतलब थोड़ा धीमे बोल सकती हो, मुझे थोड़ा कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब एक तरीके से हम उसे रूडली नहीं पेश आ रहे हैं, राइट। तो ये
पहले को हम इस तरीके से बोल सकते थे, राइट, मतलब मीना इस तरीके से भी बोल सकती थी। सेकंड है मोहित। मोहित ने कहा हाय गीता, यू आर लुकिंग रियली हॉट टुडे। बट अब ऑफिशियल और वर्क प्लेस पे हम ऐसे किसी को ऐसे नहीं बोल सकते, राइट। तो अब मोहित जो है इसकी जगह अगर वो ऐसे कहता हाय गीता, यू आर लुकिंग वेरी नाइस टुडे, तो गीता को इस चीज का बुरा भी नहीं लगता, राइट। तो अब ललित है। ललित ने कहा प्रेम गिव मी ₹500, राइट। तो अब ललित को जरूरत है ना, तो ललित ने यहाँ पे थोड़ा भी रिक्वेस्ट तो यूज नहीं किया, तो हम इसको रिक्वेस्ट मोड में भी बोल सकते थे, ठीक है। प्रेम कुड यू प्लीज लेंड मी ₹500, आई विल रियली अप्रिशिएट इट। मतलब जो ललित है उसको इस तरीके से भी बोल सकता था, राइट। तो यही चीज था। फिर क्या है, माधुरी ने कहा प्रेम से। माधुरी कह रही है प्रेम थ्रो दैट पेपर कट इन डस्टबिन, आई हेट योर हैबिट ऑफ लिटरिंग द ऑफिस। मतलब जो तुमने ये पेपर कट कर रखे हैं उसे डस्टबिन में डालो, और मुझे तुम्हारी इस आदत से बहुत नफरत है कि तुम मतलब ऑफिस गंदा कर देते हो, राइट। तो इसको वो ऐसे भी कह सकती थी माधुरी, प्रेम कुड यू प्लीज कट पुट द पेपर कप्स इन डस्टबिन, लेट्स हेल्प कीप द ऑफिस क्लीन। मतलब हम साथ में भी ऑफिस को क्लीन रख सकते हैं, राइट। जो तुमने पेपर कप है ये, क्या तुम इसे डस्टबिन में डाल सकते हो? हमें ऑफिस को साफ रखना चाहिए, ठीक है। और अमित मोहित से कह रहा है, अमित मोहित द बॉस वांट्स यू इन हिज ऑफिस। मतलब अमित ने मोहित से कहा कि मोहित तुम्हें बॉस ऑफिस में बुला रहे हैं, यू आर इन फॉर सम फायर वर्क्स बिकॉज ही इज वेरी एंग्री विथ योर स्टूपिड मिस्टेक्स। मतलब वही कि तुम क्या पता तुम्हें बहुत डांटे, राइट, क्योंकि तुम्हारी जो मतलब जो बॉस है वो बहुत गुस्से में है तुम्हारी इन स्टूपिड गलतियों से। तो अमित इस तरीके से भी कह सकता था कि मोहित द बॉस वुड लाइक टू सी यू इन हिज ऑफिस, आई थिंक ही वांट्स टू डिस्कस सम रिसेंट मिस्टेक्स। इस तरीके से भी तो कहा जा सकता था। अब इस तरीके से इसने कहा अमित ने मोहित से कि मोहित बेचारा घबरा जाएगा एकदम, ठीक है, कि मतलब बॉस जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और अब हो सकता है उसे फायर कर दें जॉब से, राइट। तो अमित जो है इस तरीके से भी कह सकता था, जो लिसनर को यहाँ जो मोहित है उसे बुरा भी नहीं लगता, डर भी नहीं लगता, ठीक है, ईज फील करवा सकता था। ऐसे ही बी पॉइंट है, सम थिंग्स पीपल डिड व्हाट वर अनएक्सेप्टेबल, ऑफर एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, वही है कि कुछ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर हैं ये, इन्हें हमें एक्सेप्टेबल फॉर्म में अल्टरनेटिव बताने हैं। मोहित वांटेड सम हेल्प फ्रॉम गीता इन अंडरस्टैंडिंग अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, ही वेंट अप हर टेबल एंड बेंट सो क्लोज टू हर व्हाइल स्पीकिंग दैट इट मेड हर अनकंफर्टेबल। मतलब मोहित को गीता से हेल्प चाहिए थी कोई डॉक्यूमेंट को समझने में, और वो उसके टेबल के पास जाता है और बहुत ज़्यादा उसके क्लोज हो जाता है, मतलब पूछते टाइम या पूछते टाइम बहुत ज़्यादा उसके क्लोज हो जाता है, जिससे जो गीता है वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो यहाँ एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव क्या था कि मोहित को एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था गीता से, और पोलाइटली आस्क करना चाहिए था, राइट, कि गीता कुड यू प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग दिस डॉक्यूमेंट व्हेन यू हैव टाइम। मतलब क्या तुम मुझे हेल्प कर दोगी ये डॉक्यूमेंट समझने में जब भी तुम्हारे पास टाइम हो। ठीक है, मोहित ऐसे भी बोल सकता था। 7th पॉइंट है, प्रेम फॉरगॉट टू ब्रिंग लंच फ्रॉम होम बट ही वॉज सो हंग्री ही एट अप मोस्ट ऑफ मोहन्स फूड। मतलब प्रेम जो है वो घर से खाना लाना भूल गया है और उसे बहुत भूख लगी है, तो वो मोहन का ऑलमोस्ट सारा खाना खा जाता है। तो अब इसको हम एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव में कैसे बना सकते हैं? प्रेम शुड पोलाइटली आस्क फर्स्ट। मतलब प्रेम को पहले पूछना तो चाहिए था मोहन का टिफिन खत्म करने से पहले, मोहन आई फॉरगॉट माई लंच टुडे, वुड यू माइंड टू शेयर सम फूड्स विथ मी। मतलब क्या तुम अपना टिफिन मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, 8th है, Hemant's colleague gifted him a perfume for his birthday. They then told him loudly to use lots of it every day. अच्छा, मतलब हेमंत के कलीग्स ने उसे, हेमंत को परफ्यूम गिफ्ट किया उसके बर्थडे पे, और उसे मतलब बहुत तेज आवाज़ में कहा कि मतलब तुम इसे रोज़ यूज़ करना। तो ये भाई एक तरीके से उसकी बेइज्जती भी तो हो गई कि मतलब उससे बहुत बेकार स्मेल आती है, राइट, कि तुम इसे रेगुलर यूज़ करना, एवरीडे यूज़ करना। तो इसे इस तरीके से भी कहा जा सकता था। दे शुड सिंपली गिव द परफ्यूम पोलाइटली एंड से हैप्पी बर्थडे हेमंत, वी होप यू लाइक दिस गिफ्ट। मतलब वो ऐसे भी कह सकते थे कि सिंपल, इसमें कुछ ऐसा उसको टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं थी, राइट। हेमंत बर्स्ट आउट लाफिंग व्हेन रीना मेड अ मिस्टेक इन हर प्रेजेंटेशन। मतलब किसी ने, मतलब रीना से प्रेजेंटेशन में गलती हो गई तो हेमंत बहुत ज़ोर से हंस पड़ा, राइट। तो ये भी बहुत बेकार हैबिट है, बहुत बेकार तरीका है। अब इससे क्या है, रीना जो है वो थोड़ा हेजिटेट होगी, उसे बेकार फील होगा, राइट। इसकी जगह हेमंत शुड रिमेन रिस्पेक्टफुल एंड इनकरेजिंग। मतलब उसे गलती हुई तो क्या हुआ, उसे फिर भी इनकरेज करना चाहिए था रीना को। और हेल्प पोलाइटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन इफ नीडेड। मतलब प्रेजेंटेशन के बाद वो उसे हेल्प कर सकता था अगर उसे ज़रूरत पड़ती तो, ठीक है, ज़रूरत होती तो। राकेश क्रैक्ड अ जोक अबाउट वुमेन दैट एम्बेरेस्ड ऑल फीमेल कलीग। तो मतलब राकेश ने एक ऐसा जोक किया वुमेन्स पे जो कि सारे इसके फीमेल कलीग्स को बेकार लगा। तो राकेश को ऐसे जोक्स मतलब वर्क प्लेस पे नहीं वो
करने चाहिए, उसे रिस्पेक्टफुल और मतलब रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए वर्क प्लेस पे, राइट। दो पॉइंट्स और हैं, आप उसे देख लीजिएगा। अब अगला टॉपिक है लिसन, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेज। Listen to a talk on cultural differences and the necessity to understand them. Answer the following question. Check your progress score. Based on the lecture on cultural awareness that you just heard them, these statements are true or false. अब ये कुछ ऐसा मतलब आई थिंक कोई ऑडियो दी गई होगी जिसे हमें सुनना था, उसे सुनने के बाद ये क्वेश्चंस परफॉर्म करने थे, ठीक है। मैं ट्राई करती हूँ, अगर ये हो सकता है, अगर बिना ऑडियो सुने जनरल अंडरस्टैंडिंग पे हो तो हम कर लेते हैं। तो आंसर करना था ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन्स कल्चर अफेक्ट्स देयर मैनेजरल स्टाइल। तो इसका आंसर ट्रू ही होगा भाई, क्योंकि उसका कल्चर कैसा है उसके मैनेजरल स्टाइल को अफेक्ट तो करेगा ही, ठीक है। अब अगला है, वी नीड टू अंडरस्टैंड अदर्स पीपल कल्चर बट वी शुड नॉट ट्राई टू अडेप्ट देयर प्रैक्टिसेस। फॉल्स होना चाहिए, मतलब हम दूसरों के कल्चर को समझें, ठीक है, बट दिया है कि हम उनके कल्चर को अडेप्ट ना करें, उनके प्रैक्टिसेस को, ठीक है। भाई हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें अगर उनका कल्चर अच्छा लगा तो हम इंडिपेंडेंट है हमारी चॉइस के लिए, हमें अडेप्ट करना है तो हम अडेप्ट कर सकते हैं, राइट। इट वुड बी रूड टू टॉक टू कलीग अबाउट देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस। फॉल्स, हम पूछ सकते हैं भाई आपके यहाँ मतलब जैसे इस फेस्टिवल में क्या किस तरीके से मनाया जाता है, क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। क्यों ना बात करें हम अपने कलीग से कल्चर के बारे में, कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। ये रूड थोड़ी होता है बात करना। जस्ट बिकॉज पीपल डू थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम यू डज नॉट मीन दैट दे वर रॉन्ग। सही बात है, ये भी बात सही है कि मतलब जस्ट बिकॉज पीपल डू थिंग्स डिफरेंटली, मतलब हर बंदे का तरीका अलग होता है किसी भी काम को करने का, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, ठीक है। कोरियंस थिंक्स इट इज़ डिसरिस्पेक्टफुल टू गिव समबडी समथिंग विथ वन हैंड। मतलब कोरियंस जो हैं उनके यहाँ क्या होता है कि अगर हम किसी को एक हाथ से कुछ दे रहे हैं तो वो डिसरिस्पेक्ट दिखाता है। हो सकता है, गूगल करते हैं, ठीक है, गूगल करके चेक करते हैं। हाँ, तो इसका आंसर ट्रू होगा कि मतलब कोरियंस के यहाँ ये होता है कि अगर हम किसी को एक हाथ से कुछ ऑफर कर रहे हैं या दे रहे हैं तो वो डिसरिस्पेक्ट शो करता है, ठीक है, मतलब हम उसे सम्मान नहीं दे रहे हैं। जापानीज पीपल बो इन ग्रीटिंग। सही बात है, जापानीज तो बो करते हैं, मतलब झुकते हैं, किसी को रिस्पेक्ट देना हो तो वो किसी के आगे झुकते हैं, वो करते हैं। इन मिडल ईस्ट पीपल लाइटली हग ईच अदर इन ग्रीटिंग। ये भी बात सही है, मतलब किसी को हम ग्रीट करते हैं तो मिडल ईस्ट में क्या होता है, मतलब हम एक दूसरे को गले लगा के वो करते हैं। किसिंग ऑन चीक्स इज़ अ फॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग इन फ्रांस। ये भी ट्रू है, फ्रांस में ये फॉर्मल वे है कि हम किसी को चीक्स पे किस कर रहे हैं तो वो फॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग है फ्रांस में। इन ब्रिटेन इट इज़ एक्सेप्टेड फॉर फ्रेंड्स टू आस्क ईच अदर्स पर्सनल क्वेश्चन। फॉल्स, ब्रिटेन क्या ये कहीं भी अनएक्सेप्टेड ही होगा कि मतलब हम अपने फ्रेंड से उनकी पर्सनल क्वेश्चंस को आस्क कर रहे हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं। इफ़ अ मैन एड्रेस्ड हिज बॉस बाय हिज फर्स्ट नेम, हाँ मतलब जैसे अगर कोई इंसान है वो अपने बॉस को उसके पहले नाम से बुला रहा है, ठीक है, फर्स्ट नेम से बुला रहा है, जैसे उसका टाइटल ना लेके जो भी है सिर्फ उसका फर्स्ट नेम ले रहा है, ठीक है, तो चांस है कि मतलब वो यूएसए में है। ट्रू, यूएसए में ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 9.4। अब आते हैं अपना 9.5 टॉपिक पे जिसमें हमें आर्टिकल्स देखना। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड आर्टिकल ए एंड लेट्स रिवाइज देम विथ दिस एक्सरसाइज। हाँ, मतलब वी ऑफन नीड टू स्पीक आउट व्हेन थिंग्स गेट अनप्लीजेंट। मतलब हमें कभी कभार अपनी आवाज़ उठानी पड़ती है जब चीज़ें कुछ अजीब सी हो रही होती हैं ऑफिस में, मतलब कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हमें उसके लिए बोलना पड़ेगा। बट वी मस्ट कन्वे आवर फीलिंग्स विथ टेकिंग केयर नॉट टू कॉज ऑफेंस। मतलब हमें अपनी बात, अपनी ओपिनियन को समझदारी से सामने वाले के सामने रखनी है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना महसूस हो, उसे कुछ ऑफेंसिव ना लगे, ठीक है। लेट्स प्रैक्टिस द सिनेरियो गिवन बिलो। अब यही चीज़, दो सिनेरियो यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, कि मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ की वजह से जो वो वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर है वो अनप्लीजेंट होता जा रहा है, मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा अजीब हो गया है। राइट एंड स्पीक आउट सॉल्यूशंस फॉर दीज सिचुएशंस। मतलब हमें कुछ सॉल्यूशंस बताने हैं इन सिनेरियोज़ के लिए, ठीक है। पहला सिनेरियो क्या है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ इंग्लिश, ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हाउएवर अ फ्यू एम्प्लॉयज़ हु स्पीक अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश ऑफन कम्युनिकेट विथ वन another in that language. Some employees think there is no problem with this and it is none of their business. Other employees feel uncomfortable and left out when in the presence of these co-workers.
what is your opinion? Do you believe that workplace etiquette demands the employees should always speak in language that everyone can understand? देखो यहाँ क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश थी, बट कुछ एम्प्लॉयज़ जो थे वो इंग्लिश के अलावा अपनी जो नहीं होती अपनी लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अदर देन इंग्लिश। तो भाई जब उनकी लैंग्वेज सबको नहीं समझ आएगी तो वो क्या बात कर रहे हैं वो भी तो नहीं समझ आएगा। तो वही है कि बाकी एम्प्लॉयज़ को उससे प्रॉब्लम हो रही थी कि वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं और उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, बट जो वो पीपल हैं, वो लोग हैं, उन्हें तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि मतलब हम इस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें जो सबको समझ आए। तो इससे क्या है, जिन लोगों को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही, जिन लोगों को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, वो अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं और बार बार वहाँ से चले जा रहे हैं जहाँ पे वो कोवर्कर्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब जो दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो मेरे ओपिनियन में तो एम्प्लॉयज़ को उस लैंग्वेज में बात करना चाहिए जो सबको समझ आए, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग ऑफिशियल डिस्कशन, मतलब जब हम ऑफिस का कोई डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, मैटर पे, तो हमें उसी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए जो सबको समझ आए। स्पीकिंग ओनली इन अ लैंग्वेज नोन टू अ फ्यू पीपल कैन मेक फील अदर्स एक्सक्लूडेड और अनकम्फर्टेबल। सही बात है, मतलब अगर हम किसी ऐसे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो कुछ लोगों को ही समझ आएगी, तो उससे क्या होता है कि जो बचे हुए लोग हैं जिन्हें हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, वो एक्सक्लूडेड फील करेंगे। मतलब वो उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे उन्हें किसी ग्रुप से निकाल दिया गया है, उन्हें हमारी बातें समझ नहीं आ रही हैं, अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। हाउएवर एम्प्लॉयज़ में यूज़ देयर ओन लैंग्वेज ड्यूरिंग पर्सनल कन्वर्सेशन। मतलब जो है एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो कोई पर्सनल टॉक कर रहे हैं तब तो उनका ओन लैंग्वेज चलेगा, ठीक है, उनकी खुद की भाषा चलेगी। बट अगर कोई ऑफिशियल डिस्कशन है तो वो तो उन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज में ही करनी चाहिए, जो भी वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज है। वर्क प्लेस एटिकेट्स रिक्वायर्स प्लीजेंट, इंक्लूसिव एंड क्लियर कम्युनिकेशन अमंग ऑल कोवर्कर्स। अब वही वर्क प्लेस एटिकेट जो है उसमें रिस्पेक्ट चाहिए होता है, इंक्लूजन मतलब जैसे सब लोग इंक्लूडेड हैं उस डिस्कशन में, ऐसा पता चलना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए सारे कोवर्कर्स के बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर कोई सीनियर ही है, सीनियर पोस्ट पे ही है, मैनेजर हैं या जो भी हैं, अगर वो आए कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो और किसी को समझ ही ना आए वो लैंग्वेज, तो फिर उस प्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं रहता, राइट। तो ये था हमारा सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 है, this office has provided its employees with a spacious, well-equipped kitchen with a refrigerator, microwave oven and a coffee maker. While most employees clean up after using these services and do not leave stale food in the refrigerator or the kitchen counter, throw used disposable in the trash and keep the microwave clean. A few employees are careless. मतलब इस ऑफिस में क्या है, एम्प्लॉयज़ को बहुत स्पेशियस किचन दिया गया है और जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव है, कॉफ़ी मेकर है, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यूज़ करने के बाद साफ़ सफाई भी मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो केयरलेस हैं, मतलब साफ़ सफाई नहीं करते हैं किचन में आफ्टर यूज़। द बिहेवियर ऑफ दीज केयरलेस कोवर्कर्स हैज लेड to both resentment among their tired co-workers and annoyance that everyone else has to clean up their trash। मतलब जो वहाँ किचन में कुछ बना रहा है अपने लिए, तो वो आफ्टर यूज़ उस किचन को क्लीन भी तो करना चाहिए, राइट। तो वही चीज़ कहा गया कि सबको किचन को यूज़ करने के बाद वहाँ का जो प्लेटफॉर्म वगैरह होता है उसे क्लीन भी करना है। अपने जो वहाँ ट्रैश फैला रखा है, जो कचरा फैला रखा है, उसे डस्टबिन में डालो। व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन? इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे हिसाब से एम्प्लॉयज़ को, है ना, जो भी कोई भी कॉमन स्पेस है, कॉमन एरिया है जो सब लोग शेयर करते हैं, जैसे किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, उसे क्लीन और हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। क्लियर रूल्स कैन बी डिस्प्लेड इन द किचन एरिया आस्किंग एवरीवन टू क्लीन अप आफ्टर यूज एंड थ्रो द वेस्ट प्रॉपर्ली। मतलब किचन एरिया में एक क्लियर नोटिस लगा दीजिए, डिस्प्ले करना चाहिए, मतलब लगाना चाहिए भाई कि आफ्टर यूज सब लोग किचन एरिया को क्लीन अप करेंगे और जो वेस्ट निकल रहा है उसे डस्टबिन में थ्रो करेंगे। एम्प्लॉयज शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पेक्टफुल बिकॉज शेयर्ड फैसिलिटीज़ बिलोंग टू एवरीवन। और जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कॉमन चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, इन्हें कायदे से यूज़ भी करना चाहिए, राइट, क्योंकि वो सबको बिलोंग कर रहा है, कोई एक बंदा यूज़ नहीं कर रहा ना, सब लोग यूज़ कर रहे हैं ऑफिस में। इफ़ द प्रॉब्लम कंटिन्यूज द मैनेजमेंट कैन पोलाइटली वॉर्न केयरलेस एम्प्लॉयज़। सही बात है, अगर फिर भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू हो रही है तो जो मैनेजमेंट है उसे जो केयरलेस एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें वार्न करना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए और साफ़ सफाई सबको मिलजुल के रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन स्पेस है जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2। और 9.7 जो है आई थिंक कोई पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ को रीड करके यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है हमें उसे आंसर करना है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे और इसी टॉपिक के साथ खत्म होता है हमारा ये यूनिट 9 एटिकेट, कल्चरल अवेयरनेस एंड जेंडर परसेप्शन यहीं पे। सो आई होप कि आपको आज का यूनिट समझ आया होगा और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ फर्दर ऐसे पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।